तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो पूरी तरह से सफ़ेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। ठंडी का मौसम है और चारों तरफ बस एक खामोशी पसरी हुई है। इसी ठंडे और सुनसान से माहौल में हम देखते हैं एक आदमी को जो फ्रॉस्ट से ढकी सड़कों पर अकेला चला जा रहा है। उसके कान पर फ़ोन लगा हुआ है और दूसरी तरफ से एक आवाज़ उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुम कभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो? मतलब, क्या वो तुम्हें कभी पसंद आई है? यह सवाल सुनकर वो आदमी एक पल के लिए रुक जाता है, थोड़ा झिझकता है। फिर वो कहता है, मुझे नहीं लगता। जब से हम पहली बार मिले हैं तब से एक बार भी नहीं। फ़ोन पर जो इंसान था वो शायद कहता है, लेकिन रोमांटिक प्यार के अलावा भी तो दुनिया में और तरह के प्यार होते हैं। अब सीन थोड़ा सा पैन होता है और हम देखते हैं कि उस आदमी से थोड़ी ही दूर एक लड़की घुटनों पर बैठी हुई है। वो ठंड से कांपते हुए हाथों से एक बेचारी आवारा बिल्ली को खाना खिला रही है और उसने ये सारी बातें सुन ली है। पर हमारा हीरो इस बात से बेखबर है कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। वो फ़ोन पर अपनी बात जारी रखता है, मैं फिर भी उससे शादी करूंगा क्योंकि ह्यूमन यही चाहती है। ये सुनते ही वो लड़की जिसका नाम ह्यूमन है वहीं जैसे जम जाती है। उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिसके पीछे उसकी आंखों का शौक और दर्द छिप जाता है। एक ऐसा सच जो आज से पहले उसे कभी पता नहीं था, उस ठंडी हवा में जहर की तरह घुल जाता है। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है एक कैफे पर। ह्यूमन उसी आदमी के साथ टेबल पर बैठी हुई है। पास की टेबल पर कुछ औरतें बैठकर किसी सेलिब्रिटी के स्कैंडल के बारे में गॉसिप कर रही हैं। माहौल एकदम नॉर्मल लग रहा है। तभी वो आदमी ह्यूमन को आवाज देता है, ह्यूमन, क्या तुमने शादी के वेन्यू के बारे में सोचा? ह्यूमन उसकी तरफ नहीं देखती बल्कि खिड़की के शीशे में अपने अक्स को घूर रही है। वो मन ही मन खुद को समझा रही है कि घबराना नहीं है। उसको वो बर्फ वाला दिन याद आ जाता है कि उस दिन उसे कितना बुरा और अकेला महसूस हुआ था। अपने आप को हिम्मत देकर वो एकदम सीरियस चेहरे के साथ उस आदमी से पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान होऊंगा। वो हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा ऐसी ही मीठी मीठी बातें करता था और शायद यही वो वजह थी जिसके कारण ह्यूमन उससे प्यार कर बैठी थी। इतना कहकर वो आदमी बड़े प्यार से ह्यूमन का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जैसे ही वो कहता है, आई लव यू, ह्यूमन झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो कहती है, ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। वो चाहती थी कि उसकी इस बात से उस आदमी को उतना ही दर्द हो जितना उस दिन सच सुनकर उसे हुआ था। आदमी का चेहरा उतर जाता है, उसकी आवाज़ में एक बेचैनी आ जाती है और वो कहता है, ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देती। वो उसकी बात को बीच में काटती है और अपना हाथ जोर से भींचकर कहती है, चलो ये शादी तोड़ देते हैं। ह्यूमन की बात सुनकर उन दोनों के बीच एक गहरी भारी खामोशी छा जाती है। आसपास के लोगों की आवाज़ें भी जैसे गुम हो जाती हैं। आखिरकार वो लड़का हिम्मत करके पूछता है, लेकिन अचानक से ये सब क्यों? ह्यूमन बड़े आराम से कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकती है और अपनी उंगलियों से अपने बालों को आहिस्ता से संवारती है। उसका अंदाज एकदम बेपरवाह था। वो कहती है, मुझे लगता है हमें यहाँ ईमानदार रहना चाहिए। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लीग से कहीं ऊपर हूँ, है ना? ये सुनकर कैफे में बैठे लोग भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। वो हैरानी से ह्यूमन को देखते हैं क्योंकि सच तो ये था कि वो लड़का हर एंगल से ह्यूमन की लीग का था, बल्कि काफी हैंडसम और सक्सेसफुल भी था। लेकिन ह्यूमन, उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। वो अपनी बात जारी रखती है, जैसा कि मैंने कहा, मैं अब तुमसे थक चुकी हूँ। हम 6 साल से साथ हैं, बहुत नहीं हो गया क्या? तो चलो इसे अभी यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? अब इस घटना के 3 महीने बाद का सीन है। हम देखते हैं कि ह्यूमन सड़क से गुजर रही है और उसकी नजर एक क्यूट कपल पर पड़ती है जो बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। उन्हें देखकर ह्यूमन के दिल में आज भी एक जलन सी होती है। वो मन ही मन सोचती है, हाँ, लगता है मैंने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। उसको एहसास होता है कि इतने सालों की मेहनत के बाद उसका रिश्ता इतने बुरे तरीके से टूटा, लेकिन उसका दिल आज भी वैसे ही सच्चे प्यार के लिए तरसता है। खैर, अब हम ह्यूमन को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो एक हैंडबैग कंपनी की सीईओ है और अपना पूरा समय सिर्फ अपने काम को देती है। काम करते करते जब वो थक कर कुछ देर आराम करने के लिए अपनी चेयर पर पीछे टिकती है, तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है। हे ह्यूमन, अब कैसा फील कर रही है तू? उसकी दोस्त पूछती है। ओ, मैं अब ठीक हूँ, ह्यूमन एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है। उसकी दोस्त जानती थी कि ह्यूमन पिछले कुछ वक्त से बस काम में ही लगी हुई है, इसलिए वो उसकी चिंता करते हुए एक सजेशन देती है। ह्यूमन, अगर तू बिजी नहीं है तो क्या आज रात हम बाहर चलें? हाँ जरूर, कहाँ चलना है? ह्यूमन पूछती है। मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, चलो वहीं चलते हैं, उसकी दोस्त कहती है। ये सुनकर ह्यूमन के चेहरे पर एक असली मुस्कान आती है और वो कहती है, ओह हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। उस रात वो दोनों तैयार होकर उस बर्थडे पार्टी में पहुंचती हैं। वो बर्थडे गर्ल को विश करती हैं। जैसे ही वो पार्टी के अंदर आती हैं, उसकी दोस्त ह्यूमन की तरफ मुड़ती है और ह्यूमन से कहती है, मुझे जरा रेस्टरूम जाना है, तू आगे चल, मैं आती हूँ। अपनी दोस्त को भेजकर ह्यूमन उस पार्टी में आगे बढ़ती है जहाँ काफी चहल पहल और शोर शराबा था। वो वहाँ से कुछ स्नैक्स उठाती है और एक खाली कुर्सी ढूंढकर शांति से बैठ जाती है और अपना खाना एंजॉय करने लगती है। तभी जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी नज़र अपने पास बैठे एक नौजवान लड़के पर पड़ती है जो वहाँ अकेला बैठा था। एक सोशल जेस्चर के तौर पर वो उससे पूछती है, हेलो, क्या आप सियोंग के दोस्त हैं? नहीं,
उस आदमी ने एकदम साफ और ठोस आवाज में जवाब दिया। ओ ठीक है, ह्यूमन थोड़ा अजीब सा फील करते हुए कहती है। थोड़ी देर बाद वो उससे फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बस रूखे सूखे और छोटे छोटे जवाब दे रहा था। हैरानी की बात ये थी कि शुरुआत से अब तक उसने एक बार भी ह्यूमन की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं था। आखिरकार वो आदमी ह्यूमन की तरफ मुड़ता है और उसे घूरने लगता है। सुनिए, क्या आप प्लीज चुप हो सकती हैं? उसने बड़े ठंडे लहजे में कहा। यह सुनकर ह्यूमन मन ही मन सोचती है, ओह, तो आखिरकार इसने अपना अकड़ू चेहरा दिखा ही दिया। ठीक है, अब मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करने वाली। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे ह्यूमन एकदम से चौंक जाती है। वो आदमी अचानक उसके थोड़ा करीब झुकता है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? उसने पूछा। नहीं, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली, ह्यूमन ने साफ जवाब दिया। शायद आप कोई सेलिब्रिटी हैं या कोई सिंगर? उसने फिर से पूछा। नहीं, मैं बस एक आम इंसान हूँ, ह्यूमन ने यह कहते हुए अपना खाना जारी रखा। उसकी बात सुनकर वो आदमी वापस अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ जाता है। ह्यूमन अब सोच में पड़ जाती है, क्या ये मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है? आजकल लोग ऐसे फ्लर्ट करते हैं क्या? वैसे इसकी लुक्स इतनी अच्छी है कि इसे फ्लर्ट करने के स्किल्स की ज़रूरत भी नहीं है। ह्यूमन उसकी तरफ एक नज़र डालते हुए सोचती है। तभी उस आदमी का फ़ोन बजता है। वो कॉल उठाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो अपनी कुर्सी को इतने ज़ोर से पीछे धकेलता है कि ह्यूमन फिर से डर जाती है। ह्यूमन देखती है कि वो खाली कुर्सी ज़मीन पर गिर गई है और वो आदमी तेज़ी से एग्जिट की तरफ भाग रहा है। ह्यूमन बस इतना ही सोच पाती है, शायद कोई बहुत अर्जेंट कॉल था। लेकिन जैसे ही ह्यूमन वापस मुड़ने के लिए हुई, उसकी नज़र टेबल पर रखी एक चीज़ पर पड़ी। उस आदमी का वॉलेट वहीं छूट गया था। एक अच्छे इंसान की तरह ह्यूमन ने वो वॉलेट उठाया और उसे खोला, शायद इस उम्मीद में कि उसमें कोई कांटेक्ट मिल जाए। वॉलेट के अंदर उसे उस आदमी का आईडी कार्ड मिलता है। बिना एक पल भी सोचे वो उसे वॉलेट वापस करने के लिए उसी दिशा में तेज़ी से जाती है जहाँ वो आदमी गया था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। ह्यूमन सोचती है कि वो वापस जाकर वॉलेट पार्टी के स्टाफ को दे देगी। जैसे ही वो वापस मुड़ती है, एक आदमी की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ह्यूमन दीवार के पीछे से झांक कर देखती है और पाती है कि ये वही आदमी है। वो वहाँ खड़ा किसी से बात कर रहा था। मैंने सोशल मीडिया से पता लगाया, सामने खड़ी एक लड़की ने जवाब दिया। ह्यूमन अपना सर दीवार से टिका लेती है और उनकी बातें सुनने लगती है। उसे लगता है कि ये शायद कोई लवर्स का झगड़ा है। तभी वो कुछ ऐसे शब्द सुनती है जो एक तेज धार चाकू की तरह उसके दिल में चुभ जाते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए डेट किया क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता था, वो प्यार कभी था ही नहीं। ये शब्द ह्यूमन के कानों में पड़ते ही उसकी सांस जैसे गले में ही अटक जाती है। ये बातें उससे कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं, बिल्कुल उसके दर्दनाक अतीत यानी पास्ट की तरह, जिससे वो कब का भुलाना चाहती थी। उसकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तुम्हें बेहतर फील कराना मेरा काम नहीं है, उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। हर बार जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। ह्यूमन वहीं खड़ी, उसका वॉलेट अपने हाथों में जोर से पकड़े हुए उनका एक एक शब्द सुनती जा रही थी। आखिरकार वो लड़की बोली, उसकी आवाज़ कांप रही थी। यान्दो, तुम अभी ये कह रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं जानती हूँ कि तुम बाद में मुझसे फिर से प्यार करने लगोगे। तो इसका नाम यान्दो है। यान्दो ये सुनकर अपना जबड़ा भींच लेता है, एक पल के लिए शांत रहता है और फिर एक कड़वी हंसी हंसता है। शायद पहले मैं ऐसा कर लेता, वो कहता है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने का ये नाटक करते करते थक चुका हूँ। उसकी बात सुनकर वो लड़की कांप जाती है। इतना वक्त तुमसे प्यार करने का दिखावा करना सच में बहुत मुश्किल था, यान्दो ने बड़ी बेरहमी से कहा। लेकिन तुमने कुछ साल इसका पूरा मजा तो उठाया है ना, तो इसके लिए मुझे थैंक्स क्यों नहीं कहते? उस आदमी यानी यान्दो के इतना कहते ही अचानक एक चीज हवा में उड़ती हुई आती है और थुड़ की एक जोरदार आवाज के साथ उसके सर के पीछे लगती है। ये उसका वॉलेट था। सामने ह्यूमन खड़ी हाँफ रही थी और उसके चेहरे का हर एक एक्सप्रेशन नफरत और घिन से भरा हुआ था। उसकी नज़र में प्यार में सबसे घटिया किस्म के लोग वही होते हैं जो प्यार का झूठा दिखावा करते हैं, बिल्कुल इस आदमी की तरह और बिल्कुल उसके एक्स फियांसे की तरह, जिसके पीछे उसने अपनी जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए थे। मुझे उसके साथ भी यही करना चाहिए था, ह्यूमन वहीं डटकर खड़े हुए मन ही मन सोचती है। यान्दो अपने सर से गिरते हुए वॉलेट को हवा में ही पकड़ लेता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। बिना एक पल की भी देरी किए वो उसकी तरफ बढ़ता है और ठीक उसके सामने आकर रुक जाता है। उसकी आंखें सीधा ह्यूमन की आंखों में देख रही थीं। आखिर हो कौन तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मेरा पीछा क्यों किया? उसने गुस्से से भरी आवाज में पूछा। मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, ह्यूमन थोड़ा झिझकते हुए जवाब देती है। यान्दो की नज़र अभी भी उतनी ही तेज थी। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुमने कुछ रिकॉर्ड किया है? उसके पीछे खड़ी वो लड़की चुपके से अपनी कैप और नीचे कर लेती है ताकि उसका चेहरा छिप जाए। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस यहाँ तुम्हारा वॉलेट लौटाने आई थी, ह्यूमन ने इस बार थोड़ी हिम्मत से जवाब दिया। यान्दो एक नज़र अपने हाथ में रखे वॉलेट पर डालता है और फिर एक राहत की सांस लेता है। वो सच कह रही थी। तब भी उसे कुछ याद आता है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो रास्ता अब पूरी तरह से खाली था। वो लड़की जा चुकी थी। ऐसे वक्त पर तो काफ़ी तेज निकलती है ये, और लगता है इस लड़की ह्यूमन ने उसे पहचाना नहीं। यान्दो मन ही मन सोचता है और वापस ह्यूमन की तरफ मुड़ता है। वो एक गहरी सांस छोड़ता है।
मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें इसके लिए एक इनाम देता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन उससे नज़रें चुराते हुए तुरंत जवाब देती है। यांडो एक पल के लिए उसे गौर से देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन मानना पड़ेगा, वॉलेट वापस करने का तुम्हारा तरीका काफ़ी अनोखा है। क्या तुम हमेशा लोगों का सामान उनके सर के पीछे फेंक कर वापस करती हो? यांडो ने पूछा। उसकी आवाज़ में तहजीब थी, लेकिन जब उसने ह्यूमन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान थी। बिल्कुल नहीं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, ह्यूमन उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए भड़क कर कहती है। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हुआ कि वो अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने दे रही है। उसने तुरंत खुद को संभाला और अपना हाथ नीचे कर लिया। एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी में थी, आपको चोट लगी होगी, आई एम रियली सॉरी, उसने कहा और उसकी आंखों में एक झूठी मासूमियत की चमक थी। यांडो उसे घूरता रहा, उस पर इस झूठे अफसोस का कोई असर नहीं हुआ। वो मन ही मन सोचता है, ये जरा भी सॉरी नहीं लग रही, ये पूरी तरह से नाटक कर रही है। ह्यूमन ने सोचा कि इससे पहले कि बात और आगे बढ़े उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो पलटी और वापस पार्टी की तरफ चलने लगी। ये देखकर यांडो के माथे पर शिकन आ जाती है। वो देखता है कि गली में काफी अंधेरा है और एक लड़की का अकेले जाना उसे ठीक नहीं लगता। हे रुको, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, वो उसके पीछे चिल्लाता है। अब सीन वापस पार्टी में आता है, जहाँ ह्यूमन की दोस्त जियो एक लड़के से बातें कर रही थी जिससे वो कुछ देर पहले ही मिली थी। हे, मैं वापस आ गई, ह्यूमन की आवाज गूंजती है। जीवू पलटती है और देखती है कि ह्यूमन वहाँ एक लड़के के साथ खड़ी है। कहाँ थी तू? मैंने तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जीवू ने चिंता से पूछा। मैं यहीं आसपास ही थी, ह्यूमन ने जल्दी से जवाब दिया। अब वहाँ खड़े चारों लोग, ह्यूमन, यांडो, जीवू और वो नया लड़का, एक दूसरे को देखते हैं और तभी पता चलता है कि जीवू जिस लड़के से बात कर रही थी वो यांडो का दोस्त और उसका रेस्टोरेंट पार्टनर भी था। एक दूसरे से आमतौर पर मिलने के बाद ह्यूमन और जीवू अपने लिए ड्रिंक्स लेने चली जाती हैं। जब वो अकेले होते हैं, जीवू थोड़ा ह्यूमन के करीब आती है। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। वो लड़का कौन है? क्या कुछ हुआ है? उसने बड़े एक्साइटमेंट से पूछा। अरे ऐसा कुछ खास नहीं जो तू सुनना चाहेगी, ह्यूमन ने बात को टालते हुए जल्दी से कहा। लेकिन इससे जीवू की बेचैनी और बढ़ गई। चल ना, बताना, ह्यूमन एक ठंडी सांस भरती है। मैंने बस उसका वॉलेट वापस किया और कुछ नहीं। इसी बीच दूसरी तरफ यांडो का दोस्त भी उससे वही सवाल पूछ रहा था, लेकिन जवाब देने से पहले यांडो अपनी आंखें छोटी करके अपने दोस्त को घूरता है। पहले तू बता, क्या तूने मेरी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है? ये सुनते ही उसके दोस्त का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसने कुछ देर पहले एक पिक्चर पोस्ट की थी और हो सकता है कि यांडो गलती से उसमें आ गया हो। वो थोड़ा झिझकता है और फिर सच मान लेता है। यांडो एक चिढ़ भरी सांस लेता है। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। उसका दोस्त जल्दी से सिचुएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अरे सुन, रेस्टोरेंट तो रेनोवेशन के लिए कुछ दिन बंद है, तो क्यों ना हम इनके साथ बैठकर कुछ ड्रिंक्स पिएं? उसने ह्यूमन और जीवू की तरफ इशारा किया। यांडो एक पल के लिए उनकी तरफ देखता है। उसकी नज़र ह्यूमन पर पड़ती है, जो बेफिक्र होकर हंस रही थी और अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। लेकिन अगले ही पल वो अपनी नज़रें फिरा लेता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो धीरे से बड़बड़ाया और ये कहकर एग्जिट की तरफ चल पड़ा। कार की आगे वाली सीट पर बैठा एक शख्स पीछे देखता है। तो सो जांग, तुम और कितनी देर तक ये कैप पहने रहोगी? ये सुनकर सो जांग चौंक जाती है, जैसे उसे अभी एहसास हुआ हो। ओह, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये अभी भी पहनी हुई है। मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रही थी, उसने जवाब दिया। उसने आराम से अपनी कैप उतारी और अपने नकली लंबे बालों, विग को भी निकालकर साइड में फेंक दिया, जिससे उसका असली लुक सामने आया। उसके चेहरे पर आते हुए छोटे बाल। तू यांडो के साथ तुम्हारी बात ठीक से हो गई? उसकी असिस्टेंट ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उसे थोड़ा वक्त चाहिए, सो जोंग ने जवाब दिया। सो जोंग देश की एक जानी मानी सेलिब्रिटी थी। वो आराम से सीट पर पीछे टिक कर बैठ गई। उसने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें कहीं, उसने माना। उसकी असिस्टेंट थोड़ा झिझकती और फिर पूछती है, क्या आपको यकीन है कि वो सच में ऐसा मानता है? ये सुनकर सो जोंग के होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ जाती है। मैं किसी भी और बात पर यकीन कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ जानती हूँ, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और अभी इस वक्त भी मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो मेरे कॉल का इंतजार कर रहा होगा। उसकी असिस्टेंट उसकी तरफ देखती है और सोचती है, ये यांडो को लेकर सच में बहुत कॉन्फिडेंट है। तो फिर तुम पहले किस बारे में सोच रही थी? असिस्टेंट ने पूछा। ओह, सो जोंग का चेहरा सोच में डूब जाता है। असल में वो उस लड़की के बारे में सोच रही थी जिसने यांडो पर वॉलेट फेंका था। उस वक्त वो पकड़े जाने के डर से जल्दी से वहां से निकल गई थी, लेकिन जाने से पहले उसने उस लड़की की एक झलक देख ली थी। वो मन ही मन सोचती है, वो लड़की मेरे पीछे नहीं थी, वो यांडो का पीछा कर रही थी। एक पल रुकने के बाद वो इस ख्याल को एक हल्की मुस्कान के साथ टाल देती है। अरे वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने कहा। और जहां एक तरफ सो जोंग ये सब सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ यांडो अपने घर पर सोफे पर बैठा कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि जैसे ही उसे सो जोंग का कॉल आया था, वो बिना एक पल सोचे उसके पीछे भाग पड़ा था। अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने एक फ्रस्ट्रेशन भरी सांस छोड़ी और हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास को जोर से भींच लिया। मैं कितना पैथेटिक हूँ, वो खुद से कहता है। यकीन नहीं होता कि उसके एक कॉल करने पर मैं उसके पीछे भाग गया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और मन बना लिया कि अगली बार वो इतनी जल्दी उसका कॉल नहीं उठाएगा। जैसे ही वो अपना फैलाया हुआ सामान साफ कर रहा था, उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। टिश्यू का पैकेट साइड में फेंक कर उसने फ़ोन उठाया, ये सोचते हुए कि सू जैंग का कॉल या मैसेज होगा। लेकिन स्क्रीन पर सू जैंग का नहीं बल्कि तेज उनका नाम था।
तेजुन वही यान्दो का दोस्त था। उसने मैसेज में यान्दो को पार्टी में वापस आने के लिए कहा था। लिखा था कि वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने एक छोटे से ग्रुप की पिक्चर भी भेजी थी। यान्दो ने आलसी नज़र से पिक्चर को देखा, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी पर जाकर टिक गई। उसने यूमन के चेहरे पर जूम इन किया। ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है, वो सोचता है। सोफे पर आराम से टिक कर वो याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने उसे पहले कहाँ देखा है। क्या मैंने इसे रेस्टोरेंट में देखा था? वो हैरान था, पर इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। उसने इस ख्याल को झटक दिया। मैं उससे वैसे भी दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। कम से कम उस वक्त तो वो यही सोच रहा था। वो इस बात से अनजान था कि किस्मत ने उसके लिए क्या सोच रखा है। कहीं और सू जैंग अपने होठों पर एक हल्की कॉन्फिडेंस सी मुस्कान लिए फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। उसने एक स्टोरी अपडेट पर क्लिक किया। उसकी आंखें स्क्रीन को गौर से देख रही थी। पता नहीं यान्दो क्या कर रहा होगा, सू जैंग ने सोचा। वो अपने दोस्त के प्रोफाइल से यान्दो की रीसेंट एक्टिविटीज़ पर टैप करके चेक कर रही थी। एक पल बाद उसे पार्टी की एक पिक्चर मिली, जो वहाँ से आई इकलौती पिक्चर थी। जैसा कि उसने सोचा था, ये सच में सोशल मीडिया से नफरत करता है। वो बड़बड़ाई। उसके बारे में और कोई अपडेट नहीं था। तभी पास आते कदमों की आवाज़ सुनाई दी और एक आवाज़ ने पुकारा, सू जैंग। उसने ऊपर देखा तो एक नया चेहरा कमरे में दाखिल हुआ, जिसके आने से ही माहौल में एक नई एनर्जी आ गई। हेलो, प्लीज़ आज से मेरा अच्छे से ख्याल रखिएगा, उस नए इंसान ने जोश से ग्रीट किया। ये सोजांग की नई पर्सनल स्टाइलिस्ट थी। जैसे ही उसने खुशी से सोजांग की तरफ देखा, उसके मन में एक ख्याल आया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अब उनकी पर्सनल स्टाइलिस्ट हूँ। उस बीच यान्डो अपने फ़ोन को घूर रहा था, सोजांग के भेजे हुए मैसेजेस को देखते हुए। क्या तुम मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए हो? एक मैसेज में लिखा था। उसने एक लंबी सांस ली और एक जवाब टाइप करना शुरू किया। अगर तुम बात करना चाहती हो तो मेरे वर्क प्लेस पर आ जाओ। लेकिन अगले ही पल उसने वो पूरा मैसेज डिलीट कर दिया। ब्रेकअप मैंने किया है तो मैं पहले मैसेज क्यों करूं? उसने सोचा। वैसे भी वो मेरे रेस्टोरेंट में आएगी नहीं, उसे पकड़े जाने का डर जो है। उसे भी पता चलना चाहिए कि इग्नोर होना कैसा लगता है। अपना फ़ोन जेब में डालकर वो सड़क पर आगे बढ़ गया। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। तभी उसकी नज़र दो प्यारी सी बिल्लियों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो अनजाने में ही अपना फ़ोन निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोटो ले पाता, उसका फ़ोन एक इनकमिंग कॉल से वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर ताइजुन का नाम था। मैंने आज रात हमारे रेस्टोरेंट में कुछ गेस्ट को बुलाया है, ताइजुन ने उसे बताया। किसे? यान्डो ने बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए पूछा। वही लड़कियां जिनसे हम पार्टी में मिले थे। ये सुनकर यान्डो एक पल के लिए वहीं जम सा गया और फिर उसने एक ठंडी सांस भरी। लंच के टाइम जीवू ने बड़े एक्साइटमेंट से यूमान को रात के प्लान्स के बारे में बताया। ये सुनते ही यूमान के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे पिछली बार की बातों से याद था कि यान्डो उस रेस्टोरेंट का मालिक है। उसका यान्डो से दोबारा मिलने का कोई मन नहीं था। मैं नहीं जाना चाहती, उसने साफ कहा। जीवू ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उस रात सच में कुछ हुआ था, है ना? वरना तू ऐसे छुपने की कोशिश क्यों कर रही है? यूमान में एक अजीब सी झूठी मुस्कान दी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर जीवू ने पूछा, या फिर इसलिए क्योंकि तू अभी भी अपने एक्स के चक्कर में पड़ी हुई है? ये शब्द यूमान को उम्मीद से ज्यादा चुभ गए। बिना एक पल सोचे उसने अपना फैसला बदल दिया। ठीक है, मैं चलूंगी। वो लोगों को अपने बारे में ऐसा सोचने का मौका बिल्कुल नहीं दे सकती थी। रात में तेजुन ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। हमें इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, जीवू ने उसका शुक्रिया अदा किया। इसी बीच यूमन और यान्डो वहीं खड़े थे। दोनों चुपचाप एक दूसरे को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब तेजुन और जीवू आपस में बातें कर रहे थे, यूमन थोड़ा झिझकती है और फिर एक वाइन की बोतल यान्डो की तरफ बढ़ाती है। रीओपनिंग के लिए मुबारक हो, उसने कहा। यान्डो ने बड़े तहजीब से उसे स्वीकार कर लिया। ओह शुक्रिया। जब यान्डो और तेजुन खाना तैयार कर रहे थे, यूमन और जीवू खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ जाती हैं। ये जगह हमारे ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है, यूमन बाहर देखते हुए सोचती है। उसकी नज़रें सड़कों पर घूमती हैं और अचानक एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी यहीं आसपास रहता था। वो भला इस वक्त बाहर क्यों होगा? मैं उससे यहाँ देखने की उम्मीद भी क्यों कर रही हूँ? उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। थोड़ी देर बाद उनकी टेबल तरह तरह के खाने से भर जाती है। यूमन एक बाइट लेती है और वो हैरान हो जाती है, लेकिन ये एक अच्छी वाली हैरानी थी। उसे खाना सच में बहुत पसंद आया। उसने एक नज़र यान्डो की तरफ देखा और मन ही मन उससे काफ़ी इंप्रेस हुई। तो ये सच में एक काबिल शेफ है, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि टैलेंट सिर्फ अच्छे लोगों के पास ही हो। जब वो खाना खा रहे थे, तेजुन ने कहा कि वो उनकी गिफ्ट्स की पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा और उन्हें टैग भी करेगा। ये सुनकर जीवू ने उत्सुकता से यान्डो की तरफ मुड़कर पूछा, क्या आप सोशल मीडिया पर नहीं है? नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, उसने साफ जवाब दिया। जीवू ने एक ठंडी सांस भरी। आजकल मैं भी उसे छोड़ने का सोच रही हूँ। मेरा एक्स बार बार मुझे कांटेक्ट करता रहता है, कहता है कि वो अभी भी मुझे पसंद करता है। बहुत अनोइंग है। यूमन जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, अनजाने में बोल पड़ती है। शायद कुछ लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ बोलना पसंद होता है। वो तो खुद से भी ईमानदार नहीं हो पाते। यूमन की बात सुनते ही यान्डो एकदम से सख्त हो जाता है। उसकी बात यान्डो को तीर की तरह चुभ गई। अगर यूमन सही कह रही थी तो शायद आज उसे पहली बार सो जांग का बर्ताव समझ आ रहा था कि क्यों वो इतनी बेशर्मी से जिद कर रही थी कि यान्डो उसके पास वापस आ जाएगा। क्या वो ब्रेकअप के बाद भी खुद से ईमानदार नहीं हो पा रही है? क्या वो कभी हो पाएगी? यान्डो हैरान था। यूमन जीव की तरफ मुड़ती है। ब्रेकअप के कितने टाइम बाद तुम्हारा एक्स आमतौर पर तुम्हें कांटेक्ट करता है? उसने उत्सुकता से पूछा। जीव ने कंधे उचकाए। कभी 3 दिन बाद, कभी 3 महीने बाद और ज्यादातर तो कभी नहीं। कभी नहीं वाला जवाब सुनकर यूमन का चेहरा पीला पड़ गया। जीव ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया। लेकिन वो कहती है,
अपने एक्स को जल्दी से जल्दी कॉल करवाने का एक पक्का तरीका है।